How to know if you are seeing a successful bad therapist? I think the older age helps here. बिकॉज हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा एक थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो ओल्डर होगा, उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। एंड द वाइट हेयर्स ऑफ ए ओल्डर थेरेपिस्ट ऑलवेज हेल्प्स। को जो वाइट हेयर है हमें एक साइकोलॉजिकली अपने आप में बताते हैं कि इस पर्सन के पास एक विजडम होगी। वाइट हेयर ऑलवेज डिनोट्स ए वाइज मैन। बट द प्रॉब्लम हेयर इज दैट द ओल्डर द थेरेपिस्ट इज, एंड जो उनकी ग्रोथ है, जो उनकी प्रोग्रेस है, वो एक स्टेगनेंट हो जाती है। एंड जो ओल्डर थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने चाइल्डहुड खुद के जो ट्रॉमाज उन्होंने देखे हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डिसोसिएटेड हो जाते हैं। एंड जो एक यंग थेरेपिस्ट होगा वो अपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो उनके काफ़ी पास में हुआ, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा एक पेशेंट के साथ जो चाइल्डहुड ट्रॉमा में होगा। एंड मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो मेरा थेरेपिस्ट हो उसके पास लाइफ के एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक ओल्डर पर्सन है उसके पास लाइफ के एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे, वो एक यंग थेरेपिस्ट के पास भी हो सकते हैं। एंड ये मैंने बहुत बार बहुत टाइम या बहुत थेरेपिस्ट में देखा है कि कई बार जो ओल्डर थेरेपिस्ट होते हैं वो उनकी लाइफ ऐसे चले जा रही है, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है और उनके पास एक्सपीरियंस लाइफ भी इतना ज़्यादा नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट टू क्रिएट ए अल्टीमेट प्लेसिबो हेयर। एंड द थिंग इज आई वाज डिस्कसिंग इट विद समवन एंड ही टोल्ड मी कि जब आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, आप एक ऐसे पोश एरिया में स्टार्ट करें जहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हो। एंड यू शुड चार्ज द मोस्ट एक्सपेंसिव फीस जितने भी आसपास जितने भी आपके मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट हैं। एंड इसमें एक साइकोलॉजिकली अपने आप में क्रिएट हो जाता है कि जो महंगी जो चीज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड जब हम पूछना चाहते हैं कि महंगी चीज़ वो क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, वो किसी को भी नहीं पता। बट अपने आप में एक साइकोलॉजिकल ये होता है कि अगर महंगा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ अलग होगा। अगर ये इतनी फीस चार्ज कर रहा है, इतनी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके पास डिफरेंट होगा बाकियों से। अगर कोई थेरेपिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट जो कम फीस चार्ज करता है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने उसको डिवैल्यू करते हैं अपने आप में ही। एंड अनदर थिंग ए थेरेपिस्ट कैन डू इज, जो उसकी पूरी वॉल है, जैसे आप उसको ऑफिस में एंटर करते हो और उसकी पूरी वॉल वो देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी डिग्रियाँ, वॉल पूरी भरी होती है, डिग्रीज भरी होती है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भरी होती हैं। एंड डिग्रीज कुछ भी हो सकती है, तो किसी को कुछ पता नहीं, जैसे FIAPS XYZ डिग्री। और कई बार तो थेरेपिस्ट ऐसे भी करते हैं जैसे कि कल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, अगर उन्होंने अब्रोड अटेंड की होती हैं तो वो जगह का नाम भी लिख लेते हैं, जैसे कि फ्रॉम UK या US। एंड आई थिंक जो डिग्रीज हैं वो वर्थ द पेपर दे आर ऑन इट, है ना। डिग्रीज एक मेंटल हेल्थ फील्ड में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बिकॉज बहुत सारे मैंने कोचेज लाइफ कोचेज को भी देखा है जिनके पास यानी MD की डिग्री नहीं है या वो एक एफिलिएटेड थेरेपिस्ट नहीं है, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की बहुत जेन्युइन या अच्छे तरीके से ट्रूथफुल वे में हेल्प करते हैं। और एक थेरेपिस्ट क्या कर सकता है जिससे करने तो उसके पास पेशेंट्स जो हैं वो बार-बार आएँ या जो पेशेंट्स की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा आएँ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट करते हैं, वो पेशेंट्स को जैसे ही रूम में एंटर करता है, कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हाउ गुड आर यू लुकिंग और हाउ स्मार्ट आर यू, ना यू आर अ ट्रूथफुल पर्सन, यू आर अ रेयर सोल एंड यू आर सो स्मार्ट। एंड जब भी कोई पेशेंट जो एक हायर अथॉरिटी में है, जो कि एक थेरेपिस्ट है जो एक हायर अथॉरिटी में है, एक पेशेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, कहीं न कहीं एक पेशेंट या एक पर्सन ये कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं अपने बारे में सुनना चाहता है, जो उसको मेबी बाहर नहीं मिल रही होगी या अपने चाइल्डहुड में नहीं मिली होगी। एंड जैसे ही ये चीज़ें कोई पेशेंट या पर्सन सुनता है, वो ऑटोमैटिकली अपने आस-पास के लोगों में ऑटोमैटिकली ये फ़ील करता है कि अ, अब कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, अब कोई ऐसा पर्सन है जो मेरी फीलिंग के साथ एसोसिएट कर रहा है, अब कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। एंड इससे क्या होता है कि जो एक रियल ग्रोथ है वो हमें हमें दिखाई नहीं देती है और जो पेशेंट है वो कहीं न कहीं एक थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट बन जाता है। फिर हाल ही में एक इंटरव्यू देखा था मैं एक पब्लिक प्रोफाइल में पब्लिक पर्सन का, एंड वो थेरेपी ले रहा है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लास्ट 10 ईयर से ऐसा क्या वो एक थेरेपिस्ट से मिलकर खुद के बारे में एक्सप्लोर करना चाह रहा है, या क्या उसके ऐसे टारगेट्स हैं जो पिछले 10 सालों में भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, जो नहीं कर पा रहा है। एंड दूसरी बात इसमें ये है कि कई सारे थेरेपिस्ट जो कॉम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं और जो अपना आईना है, यानी कि वो उनको मिरर इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पेशेंट के उनके पास वापस नहीं आएगा।
बट अगर हम किसी पेशेंट को मिरर नहीं करेंगे, यानी उनके फ्लॉज़ हम उसको नहीं दिखाएँगे, तो वो ग्रो कैसे करेंगे? यानी कि वो हील कैसे करेंगे? अगर हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते रहे और उनके फ्लॉज़ के बारे में उन्हें बताते ही नहीं रहे तो। अनदर थिंग एक थेरेपिस्ट करता है कि वो अपने जो एक डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैं, उनको रिजेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई भी पेशेंट्स है जो डिफ़िकल्टी बता रहा है, उस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि पेशेंट कोई कंप्लेंट बता रहा है, जैसे कि पेशेंट बता रहा है कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहने लगी है, तो वो कुछ नहीं करेगा, सामने से एक मेडिसिन लिख देगा। या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ भी उसको एक्सप्लोर करने के बजाय एक मेडिसिन लिख देगा और जो पूरा पेज है, वो पूरा का पूरा जो है मेडिसिन से भरा हुआ हमें देखने को कई बार मिलता है। एंड जो एक थेरेपिस्ट है या फिर एक साइकियाट्रिस्ट है, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी कोशिश नहीं करता है पेशेंट के बारे में जानने की। एंड वो बस उनको एक अच्छा फ़ील करवाने में लगा हुआ रहता है, विद हेल्प टू मेडिकेशंस आल्सो भी, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स करके, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। एंड यहाँ पे एक फ़र्क है कि फीलिंग बेटर, यानी पेशेंट बेटर फ़ील कर रहा है, इसके मुकाबले अगर वो बेटर हो रहा है, यानी गेटिंग बेटर हो रहा है, यानी कि अपनी लाइफ़ में अपने आप में ग्रो कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वो फील बेटर करता है। साथ ही साथ में जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट पेशेंट को रिजेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉमन एग्ज़ाम्पल हमें देख प्राइवेट प्रैक्टिस में या फिर अ, मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट प्रैक्टिस में मिलता है कि जैसे कि कोई पेशेंट है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का। हालाँकि मैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी यूज़ नहीं करता हूँ एज़ जनरल, बट ताकि आप लोग समझ पाएँ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंड जैसे कोई बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का कोई पेशेंट आता है, तो ऑटोमैटिकली जो एक थेरेपिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उससे बचना स्टार्ट कर देते हैं। बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कभी बॉर्डरलाइन पेशेंट जो हैं, कभी ठीक ही नहीं हो पाते। और कहीं न कहीं ये उनकी एक इनसिक्योरिटी दिखाता है, बिकॉज़ वो वहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, या वहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे, या उनको जानना नहीं चाह रहे। एंड वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटी उन पे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा। हालाँकि वो उसे कभी ठीक करने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे। एंड जो बीपीडी का पेशेंट है, जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन झेल चुका है अपनी लाइफ में, वो तो जब ट्रीटमेंट लेने आता है, तो एक और रिजेक्शन वहाँ पे उसको मिलता है, जो थेरेपिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट जो है, वो उसको देता है। अनदर थिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, वो है कि किसी भी फ़ील्ड में जो थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हैं, वो एक्सपर्ट दिखाते हैं। जैसे कि दिखाएँगे कि मैं एक सीबीटी एक्सपर्ट हूँ, या मैं एक ईएमडीआर एक्सपर्ट हूँ, या मैं एक साइको एनालिस्ट हूँ। एंड पेशेंट जो या जो पर्सन है, वो कोई एक मशीन नहीं है मेरे हिसाब से, कि उसका कोई पार्ट जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम एक पार्ट को ठीक कर देते हैं। यानी कि जैसे कि सीबीटी वाले कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे काम कर रहे हैं, बट कि मैं हम उनका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे रिएक्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। बट यहाँ पे जो पेशेंट है, यानी वो पर्सन है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो पूरे फुल फॉर्म में आ रहा है। यानी कि चाइल्डहुड से लेकर अभी तक भी बहुत सारी जो चीज़ें उसके साथ हुई हैं, कुछ भी ट्रॉमास हो सकता है, तो वो एक एक्सपर्ट के रूप में नहीं आता है। और समटाइम जो है, मुझे इन पे बहुत ज़्यादा हँसी भी आती है, जैसे कि सीबीटी एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड सीबीटी एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, जैसे कि पेशेंट पे जब कोई एफर्ट नहीं लगाना है, तो एक सिंपली एक डायरी पेशेंट को दे देंगे एंड रिपोर्ट करने को बोल देंगे आपको, इसमें लिखना है कि कब आपको एंग्जायटी हुई, या कब ऐसे आपके थॉट्स हुए, और नेक्स्ट टाइम में मुझे बस ये डायरी दिखानी है। एंड सिर्फ बोल देते हैं कि अगर आप इस थॉट्स को किसी दूसरे तरीके से सोचोगे, आपको मच बेटर फील होगा। या जो साइको एनालिस्ट होते हैं, जस्ट कई बार पेशेंट को बोल देते हैं किसी सोफे पे लेट जाने के लिए, एंड उसके पीछे वो खुद खड़े होंगे। एंड पेशेंट बोलता रहेगा। वो कई बार तो ऐसा होता है, वो सुनते भी नहीं है पेशेंट जो बोल रहा है, और कई बार उनको फीडबैक भी नहीं मिलता है। यानी कि वो फीडबैक नहीं मिलता है, जस्ट बोलते रहते हैं कि आप टेल मी मोर, टेल मी मोर। साइको एनालिस्ट जो मोस्टली देखने को मिलते हैं, तो करंट मैंने जिसको 2-3 को ऑब्जर्व किया है साइको एनालिस्ट को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो एक थेरेपिस्ट हुआ या डॉक्टर हुआ, वो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स को एक फेक होप्स देता है, जो सुनने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि मैं इसको बिल्कुल 24 घंटे में ठीक कर दूँगा, या कि मैं ये 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या कि 15 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल जो पहले थी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी चलना, या वैसे की वैसी इसकी जो मेंटल हेल्थ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहीं न कहीं ये सुनने में अट्रैक्टिव लग सकती है, और पेशेंट या उसके रिलेटिव वो एक उनकी होप जाग जाती है कि बहुत जल्दी जो इसकी मेंटल हेल्थ की जो सिम्पटम्स हैं, वो ठीक हो जाएँगे। बट जो कि सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।